कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। सर कोई ऐसा एक सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में उसको ऐड कर देना चाहिए? प्राइमरी एजुकेशन और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें देयर लॉट ऑफ लर्निंग गैप्स which students go through and they suffer all their lives। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखें, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं इंडिया में, वो ट्रूली वर्ल्ड क्लास है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने बहुत अच्छी जगह से डिग्री नहीं हासिल करी है और उन सब्जेक्ट्स में नहीं करी है जिसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो उस तरह की डिग्री से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। एक सपना देखें, लेकिन उस सपने में थोड़ा स्ट्रेच हो तब तो रीजनेबल होता है। अगर नामुमकिन सपना लोग देखेंगे तो फिर वो सपना कभी साकार नहीं होगा। क्या पढ़ाना है, क्या स्टैंडर्ड्स करने हैं, क्या नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन पैक्स होना चाहिए, ये सरकार को कैसे समझ में आएगा? भारत में करीब 10 लाख लोग स्किल्ड होते थे हर साल। नमस्कार दोस्तों, यूनिक एंगल बाय संतोष में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं और सर ने गवर्नमेंट से लेकर के कॉर्पोरेट से लेकर के ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर टॉप लीडरशिप में काम नहीं किया हो। आज हमारे साथ हैं जयंत कृष्णा सर। और सर की अगर हम क्रेडेंशियल्स की बात करें तो सर एक विजनरी लीडर हैं जिन्होंने करीब 22 साल टीसीएस में ग्लोबल लीडरशिप रोल संभालने के बाद प्राइम मिनिस्टर्स स्किल इंडिया मिशन को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम एनएसडीसी भी कहते हैं, कि सीईओ और सीओओ के तौर पर लीड किया और कई नेशनल और इंटरनेशनल बोर्ड्स पर एक्टिवली जुड़े हुए हैं। तो सर आपका हम स्वागत करते हैं हमारे शो पे। बहुत बहुत आने के लिए धन्यवाद सर। शुक्रिया, प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू सर। सर बहुत सारी क्रेडेंशियल्स आपके मैंने बताए अभी, तो उसे समराइज करेंगे तो जयंत जी आखिर हैं क्या? क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि मैंने जो भी ज़िंदगी में किया बहुत शिद्दत से किया, बहुत पैशन से किया। यू नो, एनी वॉक ऑफ लाइफ, ऑल माई डे जॉब्स आई हैव वर्क विद अटमोस्ट पैशन, कमिटमेंट। यू नो, तो आज के टाइम से मैं जब वर्क लाइफ बैलेंस की बात सुनता हूँ तो मुझे बड़ी बेईमानी सी लगती है, बिकॉज हम लोग का करियर में पूरे कब वर्क ख़त्म हुआ, कब पर्सनल लाइफ शुरू हो गई, ये इतनी धूमिल थी पूरी बाउंड्री कि पता ही नहीं चलता। जी। तो बहुत अच्छा मैंने बताया, अगर सारा कॉमन डिनोमिनेटर मेरे पूरे करियर में अगर आप देखें तो पैशन टुवर्ड्स द जॉब एक वो रहा है। और इसके अलावा मुझे एक पर्सनल स्पेस में हमारी डे जॉब्स के अलावा एक वो कल्चरल हेरिटेज को रिवाइव करने का, कंजर्व करने का, उसको प्रोजेक्ट करने का, वो भी एक हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया हुआ है। कई ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए, इंटैक्ट के ज़रिए, रूमी फाउंडेशन के ज़रिए, और शुरू में लखनऊ, क्योंकि मेरा होम टाउन है, तो यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल जो हुआ था शुरू के 5 साल मैंने उसका प्रेसिडेंट था। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत करी। मुझे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, इसके ये बिल्कुल एक पागलपन की हद तक इससे मोहब्बत है, इस सेक्टर से। तो ये सब कुछ ऐसा ही मिला जुला व्यक्तित्व है मेरा। बिल्कुल सर। सर टीसीएस में आपने 22 साल जॉब किया, उसके बाद जब आप उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स में आए सर, उसका रीज़न क्या रहा सर? देखिए, मुझे लगा टीसीएस में मैं बहुत ही, मुझे लगता है कि अगर पूरे मेरे 38 साल के करियर का जो हाईलाइट थी वो जो टाटा ग्रुप के साथ जो शुरू में टाटा सन्स जो था, उन्होंने सोचा कि एक ये अर्ली 90s की बात है जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया आ रही थी। तो इंडिया में जो बिग 5 कंसल्टिंग फर्म्स हैं उस ज़माने में कंसल्टिंग के क्षेत्र में नहीं थी। जी सर। तो उन्होंने सोचा कि एक डिवीज़न से इसको मैनेजमेंट कंसल्टिंग के तौर पे करें। तो मैंने वो ज्वाइन किया और फिर मैंने टीसीएस के सॉफ्टवेयर साइड पूरा स्विच ओवर कर लिया 4-5 साल करने के बाद। और अब मुझे आपने का जो सवाल है कि मैंने गवर्नमेंट में क्यों ट्रांजिट किया, उसकी वजह एक ये लगती है कि देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर में आप कुछ भी कर लीजिए, आप उस कंपनी के गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना दायरा ज़िंदगी का एक मुल्क से जोड़ना है तो वो एक आपको, जब तक आप सरकार के साथ सीधे काम नहीं करेंगे तो वो स्केल जो है वो नहीं अचीव हो पाएगा। yes, sir. तो बहुत सी हम लोग एक कभी कभी लगता है कि एक प्रिज्म ऑफ टाइमलेसनेस के थ्रू
एक सिस्टम को ब्लेम करते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सरकारें ये नहीं करती, वो नहीं करती। हम सबको ज़्यादातर इनलाइटेंड सिटीजन्स जो होते हैं उन्हें कोई ना कोई शिकवे और कुछ गिला होती हैं सरकार से। तो मैंने सोचा मैं वो ना करके लेट मी मेक अ ट्रांजिशन एंड जॉइन द गवर्नमेंट, और कम से कम स्किल डेवलपमेंट का जो क्षेत्र था उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लार्ज स्केल प्रोग्राम रोल आउट करने की ज़रूरत है। तो इसकी शुरुआत तो देखिए तब हुई जब उस समय के प्रधानमंत्री ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रोफेसर सीके प्रहलाद को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से बुलाया और कहा कि आप ये इवेंजलाइज करिए, ये बात है करीब 2006 और 2007 की, कि आप इवेंजलाइज करिए कि जब 2022 तक जब इंडिया आज़ाद भारत 75 वर्ष का हो जाएगा तो इंडिया एट 75 मिशन के फॉर्म में उन्होंने इवेंजलाइज करने की कोशिश करी कि हमारे कंट्री को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। उन्होंने बहुत सी चीज़ें करी कि हमें इतनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी, इतने डॉक्टरेट्स चाहिए होंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि इतने नोबेल लॉरिएट्स चाहिए होंगे। और उसी बात में उन्होंने ये भी कहा कि हमें 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने काफ़ी क्लोजली उस मुहिम के साथ, इंडिया एट 75 के साथ काम किया। और मच लेटर जब मैं CII का जो इंडिया एट 75 मिशन CII ने उसको अपनाया था, उसमें स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप का जो वर्टिकल था उसको मैंने चेयर भी किया कंट्री लेवल पे। और तो मेरा इंटरेस्ट स्किल डेवलपमेंट में तब से शुरू हुआ। और उसके बाद एज लक वुड हैव हैड इट, हमारे TCS के जो CEO थे मिस्टर S रामादुराई, जब वो सुपरएनुएट किए TCS से, तो उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना एडवाइज़र नियुक्त किया स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया। तो उस समय कोई मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं थी, स्किलिंग होती थी 15-20 अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। तो उन्होंने एक क्रैक टीम तैयार करी, अलग अलग टाटा कंपनीज से लोगों को लेकर 4-5 लोगों की एक क्रैक टीम तैयार करी और उन्होंने हम लोग को एक मैंडेट दिया कि हम लोग एक रिफॉर्म्स पे काम करें। तो मुझे लगता है कि उस तरह से शुरू में तो मैंने 3-4 साल इनफॉर्मली एक सेकॉन्डमेंट आप कह सकते हैं कि टाटास की तरफ से, और मैंने भारत सरकार का ज़्यादातर उस पीरियड में काम किया, अप्रेंटिसशिप रिफॉर्म्स का पे काम किया, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के एवोल्यूशन पे काम किया। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें करी। तो मैं ये इसीलिए मैंने सरकारी क्षेत्र में कदम रखा कि कैफ़ी आज़मी साहब की एक नज़्म है, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। तो मुझे लगा कि सीधे, और मेरे बहुत से दोस्तों ने, बैचमेट्स ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में ना तो उतना पैसा है ना कुछ है, कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब छोड़कर क्यों जा रहे हो। बट हमने कहा कि एक प्लंज लेना है, लेट मी ट्राई टू मेक द डिफरेंस। और तो मिस्टर सीके प्रहलाद, लेट प्रोफेसर सीके प्रहलाद का और मिस्टर रामादुराई, ये दोनों लोग जरिया बने मेरे इस क्षेत्र में आने के लिए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रही सर आपकी। शुक्रिया सर। अब ये बताइए कि जैसे TCS में टोटली वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है इंडिया में, नॉट जस्ट कंसल्टिंग बट ओवरऑल भी देखते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आती है, राइट। उसमें जो कल्चर था सर, काम करने का तरीका था जो आपका, और जो सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम करने का तरीका था, उन दोनों में फ़र्क क्या मालूम पड़ा आपको सर? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि टाटास मुझे लगता है कि उस तरह का तो बिजनेस ग्रुप कुछ कंट्री में है ही नहीं, जो पूरा जी सर। जो टाटा फैमिली, उसको 2/3 ऑफ टाटा सन्स जो है वो फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट ओन करती हैं। तो वहाँ पे कल्चर एक बहुत ही डिफरेंट है। और प्राइवेट सेक्टर में इन जनरल परफॉर्मेंस सेंट्रिसिटी, गोल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने काम पे फोकस रखिए, उस पर तवज्जो दीजिए, काइंड ऑफ अ थिंग। एंड सरकार में काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ज़रूरी नहीं होते, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कैसे आपके बॉसेस, आपके मिनिस्टर्स, आपके सेक्रेटरीज किस तरह से उसको विजुलाइज करते हैं, उसका एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जो हमें लगता है कि टाटास में तो बिल्कुल नहीं हो। काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में इफ़ यू आर ब्रिंगिंग वैल्यू ऑन द टेबल, दैट्स गुड इनफ। इफ़ यू आर डिलीवरिंग ऑन द टेबल, इफ़ यू आर गिविंग द नंबर्स, इट्स गुड इनफ। तो मुझे ऐसा सरकार में ये लगा कि और ज़रूरत ये है कि सरकार में ये निजी क्षेत्र की जो वर्क कल्चर है वो आए, तभी सरकारें रिस्पॉन्सिव हो पाएंगी, तभी सरकारें उस तरह से परफॉर्मेंस ड्रिवन हो पाएंगी। तो मुझे लगता है कि
एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो था वो सरकार का काम होता था, लेकिन ये एक बहुत अच्छा विजन था जिसके ज़रिए एक वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। कि और पूरा गवर्नमेंट का दायित्व वो उठाता था, लेकिन सिर्फ 49% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी उसमें, और 51% डिवाइडेड थी 5-10 इंडस्ट्री एसोसिएशंस के बीच में 5.1% ईच, मल्टीप्लाई बाय 10 51% हो गया। तो उसको बाय कंस्ट्रक्ट ऐसा रखा गया था कि वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कदम था। और तो इस तरह से वर्क कल्चर में तो डिफरेंस था। आई थिंक मुझे लगता है कि सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर जैसी और ख़ासतौर से टाटा ग्रुप जैसी वर्क कल्चर को लाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है बाय द ईयर इंडिपेंडेंट इंडिया बिकम्स 100 ईयर ओल्ड इन द ईयर 2047, अगर वो बनना है तो हमें ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, ज़्यादा परफॉर्मेंस सेंट्रिसिटी लानी पड़ेगी, और बॉसेस को और पावर्स दैट बी को खुश करने की कल्चर से दूर जाके एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक गोल ड्रिवन अप्रोच लानी पड़ेगी सरकार के क्षेत्र में, जो बिट्स एंड पॉकेट्स में हो रहा है, लेकिन उसको और स्केल अप करने की ज़रूरत है। तो और प्रोफेशनलिज्म चाहिए वहाँ पे, जाहिर सी बात है, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म चाहिए। सर देखिए, किसी चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ खूबियाँ भी होती हैं, राइट? ऐसी क्या चीज़ आपको लगी कि अगर मैं सरकारी इसमें नहीं आता, प्रोजेक्ट्स में नहीं आता, तो शायद मैं टीसीएस में वो ना सीख पाता? कुछ तो ऐसी सीख रही होगी सर यहाँ। सो मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि देखिए टीसीएस में या आईटी इंडस्ट्री में मैं एक टाइम पे लेट्स से $X मिलियन का बिजनेस कर रहा था। वो बढ़ते बढ़ते आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ता जाता है, बिजनेस गोल्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन नेचर ऑफ वर्क में कोई ख़ास चेंज नहीं आता है, यू नो। और जैसे मैं अगर जिक्र करूं 2010-11 के आसपास, या अगर आप सीके प्लस हिसाब का टाइम ले लीजिए तो और पहले से 2007-8 के आसपास भारत में करीब 10 लाख लोग स्किल्ड होते थे हर साल, यू नो, and that number jumped to a dramatic more than 1 crore by the time I exited the sector in late 20s, you know, kind of a thing. So वो स्केल आप प्राइवेट सेक्टर में या टीसीएस में शायद बिजनेस और रेवेन्यू में तो ला सकते थे, लेकिन जिसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री पे हो वो शायद ना आ पाता। ये एक 10-fold इंक्रीज एक दशक के दौरान मल्टीपल प्रोग्राम्स को लॉन्च करके एक इंडस्ट्री को अपने साथ लेकर प्राइवेट सेक्टर के ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का एक नेटवर्क बना के जो कुछ अचीव हो पाया। मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ अचीव, ये सारे 1 करोड़ लोग जो ट्रेन हो रहे हैं वो क्वालिटी परफेक्ट है, यू नो, लेकिन कम से कम उस डायरेक्शन में आगे बढ़े, और क्वालिटी तो ऐसी है जो हमारा जो स्टैंडर्ड है इंस्ट्रक्शंस के वोकेशनल एजुकेशन में, उसमें तो बराबर इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, और जितना भी कर लो उतना कम है। सर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ पे काम किया सर, ग्राउंड लेवल पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या दिखा, आपसे प्रॉब्लम क्या दिखी सर आपको? देखिए, थोड़ा सा जो एक मैंने देखा है कि एक वो स्टेटस को जो ज़्यादातर लोग सरकारी क्षेत्र में पसंद करते हैं कि जिस तरह से वो काम करते चले आ रहे हैं वैसे ही काम करने का ढर्रा चलता रहे। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उस सरकारी क्षेत्र में 100% लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो एवर्स होता है कोई भी रिफॉर्म प्रोसेस के, कोई भी चेंज प्रोसेस के। वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और उससे निकलना नहीं चाहते। आई थिंक वो और एक कल्चर बना हुआ है, कल्चर बन जाता है, एक कंडीशनिंग ऑफ द माइंड हो जाता है कि इसी तरह से चीज़ें चलेंगी। तो वो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंज प्रोसेस की तरफ, वो बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के थ्रू चेंज लाने की कोशिश हो या वर्क कल्चर के थ्रू चेंज लाने की ज़रूरत हो। तो वो थोड़ा सा जो एक रेजिस्टेंस है वो चेंज करने का वो ज़्यादा होता है, अनलाइक प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे एक नया प्रोग्राम अगर आया, एक नया विजन आया, तो उसके हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइजेशन कुछ ही महीनों में रीओरिएंट हो जाता है। सरकारी क्षेत्र में वो चेंज लाना थोड़ा ज़्यादा, रेजिस्टेंस को मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा टीडीएस और डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है। तो ये एक फ़र्क ज़रूर है। सर इसी पे मिलता जुलता सवाल था
कि जब आप कर रहे थे सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा डिफिकल्टी, कोई सिचुएशन ऐसी आई हो आपके पास जो आप लगाओ कि यार मतलब अब मैं फंस गया यहाँ पे, मतलब अब मेरे हाथ में या कुछ और पावर्स होती या कुछ और होता तो मैं शायद इस चीज़ को आगे ले आ पाता, कहीं स्टक हुए? मतलब आप नहीं, स्टक तो हुए। अगर मैं जब मैं टाटा ग्रुप से सेकॉन्डेड था उस टाइम को और इसको पूरा एडअप कर लूँ तो रफली 8 साल की जर्नी थी। तो उसमें ये तो लगता था, जैसे हम लोगों ने एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू करी, व्हिच वाज द प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम, विद लॉट ऑफ रिगर, लॉट ऑफ good intentions, but when the rollout happened, then perhaps 100% of training there did not result into the kind of quality that we wanted, and from an employment point of view, while we made sure that last 20% of the money goes to the private sector training provider only when the employment numbers are achieved, but yet we found that employment was not as much as the government would have liked to do, so ये challenges थे। और कैसे उस स्कीम में और ज़्यादा रिगर करके और हर नया वर्जन जो स्कीम का हो उसको और ज़्यादा फोकस्ड बनाएं और ज़्यादा उसमें रिगर लाएं। बट प्रॉब्लम ये होती है सरकारी क्षेत्र में, जो मुझे सबसे ज़्यादा लगा, कि अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट बना दें स्कीम को, तो जेन्युइन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, राइट, वो बड़े सफोकेटेड फील करते हैं, और ये जो स्ट्रिंजेंट बनाया जाता है वो जो बहुत जेन्युइन नहीं होते हैं, और उसमें से कुछ शायद फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, उनके लिए बनाया जाता है, और उनको कोई ना कोई एस्केप रूट मिल जाता है। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो सफर करते हैं इतना ज़्यादा टाइटनिंग से, और जो नहीं अच्छे लोग होते हैं उनको तो कोई ना कोई रास्ता अपने को वायबल करने का निकाल ही लेते हैं वो लोग। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक सेक्टर स्किल काउंसिल्स थे जो हर इंडस्ट्री वर्टिकल के लिए एक अलग अलग, जैसे हॉस्पिटैलिटी के लिए एक था, आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के लिए एक था, हेल्थ केयर के लिए अलग था, सो लाइफ साइंसेज के लिए अलग था। तो ये प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से बनाए गए थे। इसके चेयरमैन उस जमाने में डॉक्टर नरेश त्रेहन या वंदना लूथरा ब्यूटी एंड वेलनेस की चेयरपर्सन थी, या सतीश रेड्डी साहब लाइफ साइंसेज के चेयरमैन थे। तो प्राइवेट सेक्टर से लोग बुला के उसका बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ये उस जमाने में 39 सेक्टर स्किल काउंसिल्स थे। But so partly the expectations the government had from the private sector were met, but not to an extent they would have liked it to be, So I think the idea was to reinvent sector skill councils and have a sector skill council 2.0 version rolled out, kind of a thing. So I think that was also challenging, and when this rollout happened after that, सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैव बिकम मोर अकाउंटेबल। और इसका मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें फॉर अ कॉमन पर्सन कि क्या पढ़ाना है, क्या स्टैंडर्ड्स करने हैं, क्या नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन पैक्स होना चाहिए, ये सरकार को कैसे समझ में आएगा जब तक इंडस्ट्री वाले ना बताएं कि इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए इंडस्ट्री बॉडी के फॉर्म में ही बनाए गए थे, काइंड ऑफ अ थिंग। और तो इसको री-इन्वेंट करके इसको फिर से इस स्किल इंडिया मिशन के लिए तैयार करना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहा था। टेक्नोलॉजी बैकबोन कैसे आप सेक्टर की वो करें, अप्रेंटिसशिप जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, और जिसको मुझे बहुत अवसर मिला कि अप्रेंटिसशिप को में रिफॉर्म्स करके, जिससे एक नया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2014 के दिसंबर तक आया, तो उसको किस तरह से ज़्यादा करें। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं तो जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड हम जिसको समझते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनका जो एक जर्मन डुअल सिस्टम होता है, उसमें 70% ऑफ जो लोग हैं वो क्लास 10 के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग में चले जाते हैं। हमारे मुल्क में अगर आप देखिए तो barely 5% of our labor force has gone through any formal skilling, So how do you ensure skilling is still not considered aspirational in India for most of the people, So I mean, many students still prefer a worthless third-rate undergrad degree from a third-rate university or an institute, rather than becoming a plumber or becoming a gardener or becoming a welder, kind of a thing. और जाहिर सी बात है कि आपको ये 3 से 6 महीने का जो कोर्स है वोकेशनल डेवलपमेंट का, इसमें एम्प्लॉयमेंट की गारंटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 3-year अंडरग्रेड डिग्री, सो ये एक लाना एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज रहा है। क्योंकि सर यहाँ पे ना माइंडसेट ऑफ पीपल भी मैटर करता है, राइट? बहुत मैटर करता
है, बहुत मैटर करता है। आप छोटी सी चीज ले लीजिए, देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की हम बात करते हैं, राइट, आप टेक्निकल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स पढ़ा लेंगे, बट वो एम्प्लॉयबल बनाने के लिए जो गैप है वो प्रॉब्लम हर जगह से है। हमारी जो बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी प्राइमरी एजुकेशन और जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसमें दे आर लॉट ऑफ लर्निंग गैप्स which students go through and they suffer all their lives. So how those employability skills are bridged, employability gaps are bridged, by imparting employability skills in under all vocational courses. So these are the challenges. This sector is so the skill development sector in India perhaps is the biggest manpower development exercise ever undertaken by any country in the history of mankind. Such is the scale, right? And the input that we get it's not the creamy layer. A lot of people we get were at the bottom of the pyramid or school or college dropouts. So that's a huge challenge. As I said, the more you do, the more seems to remain to be done. Exactly. So ये challenge चल रहा है, इसका कोई easy solution नहीं है, लगे रहने की बात है। बट मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को अब जितनी भागीदारी अभी हुई है उतनी काफ़ी नहीं है। इंडस्ट्री को अपना रोल बढ़ाना पड़ेगा और सरकार को अपना रोल कम करना पड़ेगा। अदर देन फंडिंग तो सरकार को करनी पड़ेगी। देखिए, जो स्किल डेवलपमेंट एक सेक्टर है, ये एक फ्रॉम अ इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये कोई बड़ा ल्यूक्रेटिव सेक्टर नहीं है। अगर आप ठीक से स्किल करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाने का इसमें नहीं। लॉट ऑफ पीपल से इट्स अ केस ऑफ अ मार्केट फेलियर इन इंडिया, राइट, नॉट टू मच ऑफ मनी इज टू बी मेड, सो सरकार के पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन इंडस्ट्री को लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस आपको देनी पड़ेगी और उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं जब इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो मैं जो एक ब्रीड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स इमर्ज हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल इंडस्ट्री की, जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखें, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं इंडिया में, वो ट्रूली वर्ल्ड क्लास है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप टाटा स्ट्राइव का देखें, अगर आप बॉश का देखें, अगर आप बहुत से ICICI का देखें, इन लोगों का जो एक्चुअल प्ले है ट्रेनिंग के फील्ड में, वो बहुत ही टॉप स्टैंडर्ड है। बट कैसे हम वो जो अपने एम्प्लॉइज के लिए वर्ल्ड क्लास स्किलिंग करते हैं, उसके दरवाजे खोलें कम्युनिटी के लिए, मासेस के लिए exactly. और वो क्यों खोलेंगे? तो किसी ना किसी तरह से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, राइट? वो बिकॉज दे आर अकाउंटेबल फॉर बिजनेस, नॉट फॉर चैरिटी, राइट? सो आई think we have to think beyond the CSR, beyond the CSR lens, and try to get more and more private sector players involved, give them more freedom, fund them, but the system should have some checks and balances, but not something which makes them bleed. Yes. I think if that happens, and the reduced play for the free government schemes. See, हुआ क्या है इतने फिर में ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स हैं, वही स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस ने भी किया है स्टेट्स में। दे आर लर्निंग लॉट ऑफ स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर फ्री, यू डोंट पे एनी फी, काइंड ऑफ अ थिंग। सो होता क्या है कि इस तरह से इसने जो जेन्युइन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो फी बेस्ड लेते थे प्राइवेट सेक्टर के, वो मार्केट को भी कैनिबलाइज कर दिया है। अगर आपके पास चॉइस है एक फ्री स्कीम की और एक पेड स्कीम की, तो आप पेड स्कीम क्यों लेंगे? Exactly. तो वो मार्केट को किल करा है किसी न किसी तरह से। तो मुझे लगता है कि सरकार का रोल है, लेकिन ये जो VTPs के थ्रू जो स्किल डेवलपमेंट का काम हुआ है, उसको थोड़ा सा डाउन प्ले करके इंडस्ट्री को ज़्यादा ये मुहिम सौंपने की ज़रूरत है इसमें। सर, इंडिया को डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में रखने के लिए सबसे अर्जेंटली हमें बदलाव कहाँ करना चाहिए? स्किल में, गवर्नेंस में, या आपकी साइंस में? कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत लगती है आपको? ये तो वही बात हुई कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हर एरिया में अगर आप देख लीजिए, हेल्थ केयर में देख लीजिए, हेल्थ केयर में जो सरकारी क्षेत्र का बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पुट टुगेदर करीब 2.2 और 2.2% ऑफ GDP हम खर्च करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का अलग है। एजुकेशन में अगर आप देखिए तो लिटिल मोर देन 3% ऑफ आवर GDP वी स्पेंड द गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पुट टुगेदर। ये सबको करीब डबल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी और रीच दोनों वैसे ही रहेगी, और यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर ऑल जो एक ये गोल है, ये कभी नहीं अचीव होगा अनलेस हम इनमें एलोकेशंस बढ़ाएं और इसमें लीकेजेस जो होती हैं
उनको भी रोकें, कंट्रोल करना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, हम 0.64% ऑफ आवर जीडीपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, और जितने भी G20 की कंट्रीज हैं वो सब 2% से 4% के बीच में स्पेंड करती हैं। तो हमारे यहाँ जब रिसर्च का वो क्वालिटी नहीं होगा तो इनोवेशन कैसे निकलेगा? हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, 2-3 साल में 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी कि हमारी इकोनॉमी क्या इनोवेशन ड्रिवन है। और हमें सिर्फ इस चीज़ में एक भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। अगर आप हमारी जीडीपी रैंकिंग देखिए, पर कैपिटा जीडीपी जो रैंकिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग देखिए, वो हमारी 130 135 ऐसे कुछ रैंक है हमारी, तो हमें उन सब चीज़ों पे एक वॉर फुटिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है अगर हमें वाकई एक if we have to emerge as a fully developed nation by the year 2047 और earlier। और हमारी इकोनॉमी जो अभी एवरेज ग्रोथ रेट 6.5-7% का चल रहा है, that has to be in the range of 8.5 to 9%. That's very important, assuming that other countries will carry on their march at the same velocity at which they have been doing it. India has to grow at a much faster pace. Fortunately हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में कुछ कमी आई है, तो शायद पॉपुलेशन आगे आने वाले सालों में उस रफ्तार से ना बढ़े जितना इंडिपेंडेंस से अब तक बढ़ी है, तो हमें अगर पर कैपिटा इनकम में वो उतना इजाफा करना है, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी हैज़ टू ग्रो एट अ मच फास्टर पेस, और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होनी चाहिए। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे सिस्टम में वो कम होने की ज़रूरत है, और जो भी इंडस्ट्री और बिजनेस को, इकोनॉमी को स्लो करते हैं ड्राइवर्स, उन सब पे वॉर फुटिंग के साथ रिफॉर्म्स जो कुछ बचे हुए हैं वो करने की ज़रूरत है। तब मुझे लगता है तभी हो पाएगा कि हम एक डेवलप्ड कंट्री 2047 तक बने। सर एक बात बताइए कि अभी तक आपने जब आप कॉर्पोरेट जॉब में थे या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आपने सबसे ज़्यादा जो इंडिया में देखा कि हमारा पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब एसेट क्या है इंडिया का, और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है इंडिया की? मतलब आप क्राउड की बात करें या गवर्नेंस की बात करें। देखिए, इसका आंसर कॉमन है, आपको ताज्जुब होगा सुन के। हमारी जो पॉपुलेशन है वही हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है, और वही सबसे बड़ी लायबिलिटी भी है, इन द सेंस कि इफ यू लेवरेज this population well, make it productive, make it educated and skilled, then the same population can become your biggest asset, right? तो हमें ऐसा सब कुछ करना है कि हमारी जो जनसंख्या है वो एक अभिशाप ना रहकर एक वरदान सिद्ध हो। तो वो तभी होगा कि जब हम एजुकेट करेंगे, प्रोफेशनली स्किल करेंगे लोगों को, तभी हम ये कंट्री का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसकी बात हम लोग करते रहते हैं वो रीप कर पाएंगे, एंड लेट मी टेल यू, दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड इज नॉट अ एंडलेस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, unless we act now. Actually we should have acted much earlier, 20-30 years back the work should have started, but the seriousness started barely 15 years ago or 12-13 years ago, right? So I think what we need is that we have to accelerate that, so that India reaps a rich demographic dividend, so that the same population, whom people term as a liability, does become as an asset, Yeah. सर आपने दुनिया में कई जगह ट्रैवल किया है, कई सारे देशों में रहे भी हैं, तो उन देशों से हम इंडियंस को क्या सीखना चाहिए जिससे हम जो हमारी ग्रोथ है वो और थोड़ी फास्ट हो जाए? संतोष जी, मुझे लगता है एक तो क्या वजह है कि वही इंडियंस जब बाहर जाते हैं, यूएस में जाते हैं, यूके में जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो ज़्यादा लॉ अबाइडिंग हो जाते हैं, राइट? वहाँ के कानूनों का उल्लंघन नहीं करते, पालन करते हैं। इनफैक्ट अगर आप इंडियन डायस्पोरा को इन सब कंट्रीज में देखिए, दे आर अमंग्स द मोस्ट लॉ अबाइडिंग पीपल among different people of different ethnicity, kind of a thing. So why is it that the same people, when they remain in India, they get a kick by violating the laws, kick by doing things the wrong way, and the moment they migrate to different countries, they become the most law-abiding people, They so are I think, totally different, right? Yeah, so I think they are as if they are not the same people, right? I mean, 20 years, 30 years while they were here,
they believed in breaking every system, every rule, and violating it. And the bigger the violator of rules in the country, the more prosperous the people are. Unfortunately, I'm not saying that it's always true, but there are lots of examples of those kinds. So I think ये चीज है, एक basic civic sense की बात है. People will 1 crore plus की cars में घूमेंगे और एक टेट्रा पैक बाहर दरवाजा से फेंक देंगे. तो how will, I was very happy when the Prime Minister started the Swachh Bharat campaign, right? But somewhere initially a lot of good work had happened in terms of rural toilets and so on and so forth. But I think somewhere the campaign has lost steam. That's the impression I get. But these things are very, very important. I think fear of the law we have to establish in our own country. General feeling is that you can, if you are resourceful, if you are connected, you can break the law and get away. Yes. So I think all this has to change. And how these countries are able to deliver law and justice, and generally it is fair, impartial and so on and so forth. ये मुझे लगता है कि बाकी मुल्कों से बहुत सीखने की ज़रूरत है. सर, आज के यूथ में सबसे प्रॉमिसिंग चीज़ आपको क्या लगती है, और क्या चीज़ ऐसी लगती है आपको जो उन्हें बदलाव की ज़रूरत है? उनकी लाइफ में एक प्रॉमिस मुझे ये दिखती है कि उनके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आज के यूथ के पास कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बजाय कि जब मैं युवा था और जॉब मार्केट में एंटर कर रहा था. तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉमिस है, और पूरा दुनिया उनके लिए एक प्ले फील्ड है. और हमारे डेमोग्राफिक्स हमारे फेवर में हैं, और जो एजुकेटेड और स्किल्ड लोग हैं उनको वो दुनिया के पूरे टैलेंट फोर्स बन रहे हैं. पूरा टैलेंट आप आईटी के क्षेत्र में देख लीजिए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज के क्षेत्र में देख लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी में देख लीजिए, कितने सारे एरियाज में इंडियंस इमर्ज कर रहे हैं. तो एक अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर हैं, लेकिन मुझे एक कुछ खराबी भी लगती है कहीं पे. एक वो बहुत पैशन और एक जज्बे के साथ जो काम करने वाली स्पिरिट होती है, वो थोड़ी मिसिंग लगती है. एक वो 100% अपना देने वाली या 110% देने वाली जो एक जज्बा था, वो ज़रा कम लगता है. डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए हैं उन लोगों की लाइफ में, काइंड ऑफ अ थिंग. सोशल मीडिया के आने के बाद तो ज़्यादा हो गए, सोशल मीडिया से और ज़्यादा हो गए हैं. सोशल मीडिया के ऐसा नहीं है कि कोई एडवांटेज नहीं है, बट जिस तरह से यूथ उसको लेवरेज कर रहा है, उससे डिसएडवांटेज ज़्यादा लगता है. तो आई थिंक फोकस लाने की, अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने की. अब आप कोई भी डेटा दे दी, हमारे इंजीनियर्स और MBAs जो एकदम क्रीमी लेयर ऑफ एजुकेशन है, उसमें भी सिर्फ 30-35% लोग एम्प्लॉयबल हैं. और अगर आप जनरली एक ग्रेजुएट्स इन जनरल को ले लीजिए, तो उसमें 10-12%, 15% से ज़्यादा एम्प्लॉयबल नहीं है. तो आई थिंक इन सब एरियाज में बहुत काम करने की ज़रूरत है, और एकदम वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है. संतोष जी. सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि जो लोग आजकल सिर्फ डिग्री पे भरोसा करते हैं कि मैं ये डिग्री ले लूँ, मैं वो डिग्री ले लूँ, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा सर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने बहुत अच्छी जगह से डिग्री नहीं हासिल करी है और उन सब्जेक्ट्स में नहीं करी है जिसमें जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, या आपको एज एन एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करती हैं, तो उस तरह की डिग्री से कोई फ़ायदा नहीं है. कोई फ़ायदा नहीं है. इसलिए हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपका 3 साल का डिग्री प्रोग्राम अगर वो वर्थलेस हुआ, तो वो आपको वो हासिल नहीं करेगा. नहीं, उससे आपको एक जॉब नहीं मिलेगी जो आपका 3 महीने का एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर सकता है. तो मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती एक जो इंडिया में एक ऑब्सेशन है टू रन आफ्टर डिग्रीज, राइट. मुझे लगता है अल्टीमेट टेस्ट जो स्किल डेवलपमेंट स्पेस का तब होगा कि जब मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स में लोग बात करेंगे कि आई नीड अ शेफ फॉर माय डॉटर, और आई नीड अ सुपर इलेक्ट्रिशियन और अ मल्टी स्किल्ड टेक्नीशियन फॉर माय डॉटर. तो आई थिंक जब तक मैट्रिमोनियल मार्केट में वो स्किल्स क्वालिफिकेशंस नहीं रिफ्लेक्ट होंगी, तब तक इसका वो एक हंसी मजाक की बात लग सकती है, लेकिन एक्चुअली एक सोशल माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है. सिर्फ वर्थलेस डिग्रीज के परस्यूट से कुछ नहीं रखा है. मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, 3 से 6 महीने का अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्स कर लीजिए, तो कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लाइफ में. अच्छा सर, आज के कोई भी अगर जो युवा वर्ग है हमारा, कोई जब स्किल फाइनल करता है
कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कारपेंटर बनना है या मुझे एसी का टेक्नीशियन बनना है, तो उसको फाइनल करने से पहले उसे क्या सोचना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको? देखिए, सच्चाई अगर मैं सच्ची मंशा से इसका जवाब दूं तो इसमें इस चीज़ में बहुत बड़े गैप्स हैं। अभी होता क्या है कि जब एक विद्यार्थी व्हेन ही और शी गोज टू अ स्किल डेवलपमेंट सेंटर, टिपिकली irrespective of what the background of the candidate is, irrespective of what the aptitude of the person is, they want to force sell a subject or a trade where they have made the investment in their skilling shop, right, in their skill development center. So this is the problem, I mean, they do counseling, but that counseling is bearing a very the creamy layer of centers. Most of the counseling is nothing but an effort at selling and closing the deal and admitting the student, So I think important चीज़ ये है कि हर स्टूडेंट को एक अपना मेंटोर खोजना पड़ेगा, एक ऐसा फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड अपनी ज़िंदगी में जिसको वो ट्रस्ट कर पाएँ और जिसके मन में उसके लिए कुछ एम्पैथी हो और वो उसको सजेस्ट करे कि मार्केट फोर्सेस किस तरह की हो रही हैं, जॉब मार्केट किस दिशा में जा रहा है। और देखिए, हर एक सपना देखे, लेकिन उस सपने में थोड़ा स्ट्रेच हो तब तो रीजनेबल होता है। Exactly. अगर नामुमकिन सपना लोग देखेंगे तो फिर वो सपना कभी साकार नहीं होगा, राइट? उसके एप्टीट्यूड को देखते हुए ही रिकमेंड करने की जरूरत है कि इसमें ये क्षमताएं हैं या ये क्षमताएं नहीं हैं। ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, बिकॉज मेंटोर्स कहीं पेड़ पे तो लगे हुए नहीं हैं कि आपने गए और तोड़ लिया और ले लिया, लेकिन थोड़ा सा रिसोर्सफुल होना पड़ेगा, थोड़ा सा जिन लोगों को वो जानते हैं, जिनको उनसे ज़्यादा ज्ञान है, जो ज़्यादा इनलाइटेंड है, ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि लोग किसी भी प्रोफेशन में हों, किसी भी दुनिया में कुछ भी काम करते हों, ये एक बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग जब उनके पास हेल्प के लिए, इस तरह की हेल्प के लिए चाहते हैं, अगर आप चल जाइए को बोले कि मुझे नौकरी चाहिए तो शायद वो ना हेल्प कर पाएँ, लेकिन इस तरह की गाइडेंस, इस तरह की मेंटोरशिप देने के लिए लोग अभी भी तैयार होते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी लगता है, हर जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वैसे हर व्यक्ति की एक मंशा होती है कि हम कुछ सोशली यूजफुल काम कर पाएं, तो वो लोग जरूर उसको गाइड करेंगे, लेकिन आपको उन तक पहुंचना है और ये तड़प और भूख ये आप में होनी पड़ेगी ऐसे लोगों को ढूंढने की, क्योंकि अगर आपने नहीं ढूंढे तो आपको मार्केट प्लेस में या स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम में शायद इतनी आसानी से ऐसे लोग ना मिलें जो आपको गाइड कर पाएं और आपकी जिंदगी को एक सही राह पे ले जा पाएं, राइट सर, राइट सर। अगर आपको फिर से एक स्टूडेंट बनने का मौका मिले और कुछ नया सीखने का मौका मिले तो आप क्या सीखना चाहेंगे सर? मुझे लगता है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है, और हर चाहे वो ड्रग डेवलपमेंट हो या हेल्थ केयर हो या एजुकेशन और स्किल्स हो, हर एरिया में जिसका, या इवन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, हर एरिया में एआई का इतना इम्पोर्टेंस है। अगर मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे लगता है मैं एआई में और एआई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्पेस में मैं काम करना चाहूँगा, और ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ जो सिर्फ एआई ना हो, उसके साथ में कुछ अच्छे लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी हों, ताकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मुझको एक ज़्यादा होलसम और ज़्यादा होलिस्टिक एक मनुष्य के रूप में मैं उभर पाऊँ। सर, इतने ज़्यादा आपने रूल्स आपने निभाए अभी तक अपनी लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में और गवर्नमेंट वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, तो सबसे ज़्यादा टफ जो चीज़ थी आपके लिए, वो कोई टफ टाइम आपकी लाइफ में रहा हो, वो थोड़ा बताएंगे आप प्लीज़? मुझे लगता है कि शुरू में तो मैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में टाटा ग्रुप ने मुझे डिप्यूट किया था। मुझे तनख्वाह टाटा ग्रुप से ही मिलती थी, हालांकि मैं सरकार का काम करता था शुरू के कुछ महीने। तो जब बाद में मैंने टाटा ग्रुप को छोड़ा, क्योंकि मेरा जो टाटा ग्रुप के साथ जो संबंध था वो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा गहरा, घनिष्ठ और बहुत ही आत्मीय कनेक्शन था टाटा ग्रुप के साथ। तो वो छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, आसान नहीं था। बहुत से मेरे दोस्त, बहुत से बैचमेट्स मुझे इसकी सलाह नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार, बाहर से तो बड़ा लगता है कि आप बहुत काम करेंगे, लेकिन जो निजी क्षेत्र के लोग हैं और प्रोफेशनल्स हैं, जो उनके लिए सरकारी क्षेत्र में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाना इतना आसान नहीं होगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मेरा भी जो डिटर्मिनेशन था वो बहुत ज़बरदस्त था। देखिए, एक वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म है, अगर मैं आपको इजाज़त दें तो मैं वो आपसे शेयर करूं।
उन्होंने कहा था, जिस ध्वज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं. You know, the pride with which one goes to the slaughterhouse, I think that is very important, you know. And whether you live or do not live doesn't matter. You know, this life is immaterial, right? But you should have the satisfaction of having accomplished something worthwhile. You know, satisfaction of leaving your own footprint in the workspace that you are so passionate about. इसी फैज साहब की एक लाइन और भी है, गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं. You know, so this ये इश्क रोमांस नहीं है. This is about the passion for something that you are committed for, right? Exactly. So if you're passionate for something, just give your 100% and just do whatever it takes to contribute to the sector. You know, if you win, nothing like it. Even if you do not fully succeed, you know, it's a path less traveled, but worth every bit of it. You know, kind of Exactly, thing. sir, exactly. तो इस चीज़ से मैंने वो चेंज किया. काफ़ी कुछ हम लोग सरकार में अचीव कर पाए कलेक्टिवली. बहुत ज़्यादा प्रोक्लेम नहीं करूँगा कि सिर्फ मैंने ये किया, ये इस कल्चर को मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, बट हमारी टीम बहुत अच्छी थी उस समय और हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव करी, काफ़ी कुछ डिलीवर किया. कंट्री जब मेरा स्किल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ, उस समय मैंने आपको बताया कि 10 लाख लोग पर एनम स्किल करते थे. बाय द टाइम आई एग्जिटेड द सेक्टर, the country was killing almost 1 crore people, I think. So I think वो अपने आप में बहुत satisfaction था. कई चीज़ों में ये भी लगता है कि शायद ये काम ऐसे ना करके ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता. देखिए, अगर आप इतना बड़ा जब आपका स्केल हो, पैन इंडिया कवरेज हो, 140 करोड़ लोगों तक पहुंचने की बात हो, 600-700 डिस्ट्रिक्ट्स हों, 500 से ऊपर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हों, जब वहाँ तक पहुँचने की जब बात हो, तो अगर आप स्पीड से, एक वेलोसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जब उस पर काम करते हैं, 10 चीज़ें करते हैं, उसमें से 2 शायद गलत भी हो जाती हैं, लेकिन आप उन 2 गलत चीज़ों के लिए सिस्टम में टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो 2 चीज़ें गलत नहीं करेंगे तो शायद 8 जो आप अच्छी कर पाए, जिससे देश को बहुत ही फायदा हुआ, वो भी शायद ना होती. अगर आप नो रिस्क नो गेन, तो वो बहुत ज़रूरी है. और तो मुझे अपने आप में लगता, मुझे आई एम वेरी हैप्पी द वे माई लाइफ turned out. We could do a lot, but as I said earlier, the more you do, the more seems to remain to be done. Such is the enormity of the task. सर, आपकी पूरी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था आपके लिए? मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट पे था जब TCS में मुझे एक फॉर्मली या इनफॉर्मली बोला गया कि नॉर्थ इंडिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखो. और ये मुझे फुल टाइम रोल नहीं था, मेरा बिजनेस रोल था, लेकिन मुझे कहा गया कि इसमें भी जस्ट हेल्प इन दैट सेक्टर. स्पेशली 2 जो मेजर गढ़ थे नॉर्थ इंडिया में, NCR, लखनऊ, इन सब जगह. तो हम लोगों ने कई चीज़ें करी. एक जो डॉक्टर FC कोहली थे, जो TCS के फाउंडिंग CEO थे और जिनको इंडिया में फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने जब वो TCS से उनका जब टेन्योर ख़त्म हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने रूट कॉज एनालिसिस करी कि जो इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका रूट कॉज क्या है. तो ही फाउंड इलिटरेसी to be one of the fundamental causes, which in turn takes the shape of so many challenges that India faces. Then he looked at that, what is the literacy program that the government has. He saw that Government of India's National Literacy Mission has a 200 contact hour program, where there are 3 books, Bhag 1, Bhag 2, Bhag 3, and if you complete that along with the coach, then an illiterate person can become fully literate. Okay. So then he digged it further.
so he found that there were a lot of dropouts in this program. Because what happens for a 200 contact hours to gather that kind of a time is not easy for somebody who is an agricultural laborer, right? Or a rural housewife, right? So it's very, very difficult for them. So, and therefore they having spent 40, 50, 60, 70 hours into it, they didn't find any value. And then many of them used to drop out, kind of a thing. So he thought that let this literacy program be converted into functional literacy. So he found that as long as you know almost 800 to 1,000 words in any vernacular language, you should be considered to be functionally literate, which means you can read a vernacular newspaper. You can read your child's report card. You can fill up a government's form that you are supposed to fill up. Simple things. Simple things. So for that you need not be fully literate, but you should be functionally literate. Yeah. And what he did, computers, especially the TCS computers, which used to be discarded after every 3-4 years because it was in the tech space, Right. Newer generation computers used to come, the personal computers, they used to donate for this program, Okay. So use this program and use the government of India's 3 books. Don't change that, but use visual imagery. For example, if Makan आपको सिखाना है, so a visual of makan, right? And the words ma, ka, a ki matra, na, they used to drop like puppets, and there was a voiceover, So the interest value went up, and the speed through which this National Literacy Mission program used to be completed, which was about 200 contact hours, was curtailed to almost 40-50 contact hours. Oh, nice. And so when I started helping in that program, some of the villages became 100% literate through this effort. We tried this program in some of the jails. You'll be surprised. While the country's literacy average is slightly better, but in jails it is very, very bad. It was worse. Very, very poor literacy levels. We tried it some jails, and a miraculous transformation we saw in those people who were the prisoners and so on and so forth. So I think that was the turning point which made me feel that it is very, very important to do something meaningful for the society. And the Tata Group's ethos were also very, very important. As you know, 2/3 J.R.D. Tata always used to say that, talking about profits, he would say what comes from the people must go back to the people many times over, so I think the entire group's ethos, Jamshedji Tata, who was the founder of the group, he used to say in a free enterprise, community is not just one of the stakeholders. It is the very purpose of the existence of business, and everything. Makes sense. The business must exist for the community, Community. So I think some of these core group values, followed by Mr. Kohli's functional literacy program, following, C.K. Prahlad's, work on India at 75, then Mr. S. Ramadurai's, foray into the government, I think these really were huge turning points to my mind, and they all worked in the same direction of me doing something meaningful for the life. And from that time onwards, all the roles, all the different organizations that I worked for, everything was oriented towards nation building, kind of bent with that bent of a mind, bent of mind. सर आपकी लाइफ में सबसे इंस्पायरिंग इंसान कौन है सर? अगर मैं एक इंस्पायरिंग इंसान का नाम पूछूं जिसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया आपको, वो कौन होगा सर? I think if I may be allowed, can I give a few names, rather than one name? Okay, it's sir. very, very difficult, Please, if you look at compassion, if you look at service to the humanity, I think Mother Teresa's name comes to my mind. If you look at agriculture, I think M.S. Swaminathan's name, who gave, the Green Revolution. If you look at industry, I think J.R.D. Tata, Jamshedji Tata, and Mr. Kohli, who actually, whose vision gave birth to IT industry in the country, where today 9% of our country's GDP comes from, and everything. Dr. Kurian, who gave the white revolution, through the milk
and the Amul story. I think So these are essentially Dr. APJ Kalam, Homi Bhabha, Vikram Sarabhai. I think they are the kind of people who have really inspired, who really rose above their day job and contributed huge value. Even people like Mr. Sridharan, who created Delhi Metro and the Konkan Railway. I think they are the people who really contributed huge value. I'm not talking about, and they were also very passionate freedom fighters, before independence, who fought for country's freedom. I think that's very important. But I think they are the kind of people who have really inspired me. I mean, not one person, but these people have really inspired me. True. सर, कोई ऐसा एक सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में उसको ऐड कर देना चाहिए? I would think employability skills, those are very important, which means that the core language skill, presentation skills, grooming, essentials of grooming, simple, I would think even simple computer skills, simple, digital literacy, these kind of things are also, make you employable, right? Kind of a thing. So I think these kind of things have to be packaged right from the beginning, because, the kind of family, especially, you can't expect that kind of a family background to exist in large number of families, right, who go to schools or who go for skills, right? So those are gaps. Not everybody is as fortunate like you and me to be born in a decent family where livelihood, education, they were given to us, right? We never had to question, right? So I think we have to look at these things. These are very important, that employability skill should become a part of everything that we do, everything that we teach, kind of a thing, right from the very beginning. I mean, and if not from the beginning, at least from class 8 onwards, kind of a thing. ये बच्चे को थोड़ी समझ आ जाए, उस टाइम पे उसको वो आना चाहिए, राइट? सर, अब लास्ट के एक दो सवाल, जो सेकंड लास्ट सवाल है वो ये है सर, सबसे फेवरेट बुक आपकी कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट बुक इज महात्मा गांधी इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स. आई थिंक उस बुक ने पहली बात तो लोग सोचते हैं ये गांधी की ऑटोबायोग्राफी थी. ये नहीं थी, कभी नहीं थी. ये यंग इंडिया में बहुत से उनके आर्टिकल्स आते रहते थे, उनका कलेक्शन है, और अगर आप देखिए तो मुझे लगता है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 37 या 39 के बाद इस बुक में उसके बाद जो गांधी के सबसे डिफाइनिंग ईयर्स थे, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, या बाद में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वो सब चीज़ें इसमें फिगर नहीं हो रही हैं कि उससे पहले ही वो बुक ख़त्म हो जाती है. महादेव देसाई ने, उनका जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने काफ़ी इस बुक को साथ लाने का काम किया है. मुझे लगता है कि उसमें महात्मा गांधी, द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज, I think he was the most original thinker of the last century, and one of the smartest negotiators that I have known, so I think his life, his times have really inspired me, and therefore this book, My Experiments with Truth, which I read, in my school. You'll be surprised to hear, I was given the role in a play of Mahatma Gandhi, right? Kind of a thing. Nice. And, and all children in the school started teaching me Gandhiji. It used to hurt me that what the hell they're talking. I should be talked about as Jayant and normal work that I do, but so it used to hurt me, but I didn't realize. And then it got repeated 3-4 times, because once you are into a role, every year on the Gandhi Jayanti, you'll play that role in a play, kind of a thing. Right. But how these small things, this experiments with truth, and play my portraying the role of Gandhi in school plays, I think it changed my mind. To me, the biggest pilgrimage is still at the Wardha, or in Sabarmati Ashram, or places, or at the 30 January Marg in Delhi. These are the places which for me are the true places of worship and pilgrimage, rather than go to the traditional places where people pray and do whatever.
Sir, your favorite quote or a mantra for life? See, let mantras be given by politicians, but I think my favorite quote would be, which so many people have said, and there's nothing new. I think instead of cursing the darkness, light a candle. I think that has been, I mean, it's still disputed. Nobody knows the exact author of this quote. It came from home. There are two, three theories, kind of a thing. But without caring that where it came from, but I always found that instead of cursing the darkness all through, I mean, do something to contribute positive, add value. I think that is what my quote has been, if you call it one. Yeah, and it's been reflecting throughout your life journey. Yeah. At least in the last, I would say, 20 years or so. Yeah. The kind of passion you have, sir, the kind of energy you have, it's really been a pleasure hosting you here. So thanks for coming, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. My pleasure too. Thank you. ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर सर के लिए आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।